चलो, तो आज हम लोग फिजिक्स में मशीन चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। सर इसमें लीवर्स का टॉपिक रिड्यूस हो गया है। इसका वो लेवर लीवर। क्या कहते हैं उसे, लीवर या लेवर? लीवर। हाँ वो रिड्यूस हो गया है, मतलब उसके न्यूमेरिकल या कुछ भी नहीं है। वो तो मेन था। नहीं था का क्या मतलब है? अच्छा हुआ ना सर, चला बहुत गया। और बहुत सिंपल था, दूसरा कुछ चला जाता तो अच्छा होता। जो भी है, चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलो मशीन एक बहुत सिंपल चैप्टर है। स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग मशीन चैप्टर नंबर 3, ठीक है। दिस इज एन एज ऑफ अ मशीन। पूरी दुनिया मशीन से ही चलती है। आपके घर में देखो तो हर जगह पे मशीन देखने को मिलेगा, लेकिन वो जो हम लोग मशीन सोचते हैं वो अलग है। और यहाँ पे जो एक्सप्लेनेशन है वो बहुत सिंपल मशीन है। तो कोई भी मशीन हो वो सिंपल मशीन से ही बनते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कितने भी मशीन हम लोग देखेंगे, मशीन हैव बिकम अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर डेली लाइफ। वो हमारी जिंदगी का एक हिस्सा बन गए हैं। मशीन इज जनरली एम्प्लॉयड टू डू वर्क। कुछ भी काम करने के लिए हम लोग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। विच कैन नॉट बी कन्वीनियंटली डन विदाउट इट। विदाउट मशीन वो काम हम लोग कन्वीनियंटली नहीं कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको यहाँ से राजकोट जाना है तो अगर आप मशीन का इस्तेमाल नहीं करोगे तो कन्वीनियंस नहीं होगा। कुछ उठाना है, लिफ्ट का सोचो, 15 मंजिल पे लेके जाना है कोई चीज को, तो लिफ्ट का सोचो, तो मशीन के बिना काम ठीक से नहीं होगा। We use a machine to overcome resistance at work by applying a comparatively smaller force, or to gain a speed, or to change the direction and the point appliances of force. तो मशीन का हम लोग इस्तेमाल करते हैं रेजिस्टेंस कम करने के लिए। रेजिस्टेंस मतलब, जस्ट अ मिनट कोई आ रहा है, चलो। तो रेजिस्टेंस ओवरकम करने के लिए हम लोग कम फोर्स में ज्यादा काम करते हैं, ठीक है। स्मॉलर फोर्स या तो स्पीड में काम होगा। टू चेंज द डायरेक्शन चेंज करना है। फॉर एग्जांपल कोई चीज है तो हम लोग, लीवर है तो ऐसा डायरेक्शन हम लोग ऐसा फोर्स लगाएंगे तो वो इस तरह से ओपन, मतलब इस तरह से फोर्स लगाएगा। तो बहुत सारे तरीके से हम लोग मशीन का इस्तेमाल करते हैं। मशीन इज अ डिवाइस बाय विच वी कैन ओवरकम रेजिस्टेंस। हम लोग भारी भरकम या रेजिस्टेंस ओवरकम कर सकते हैं। और गेन अ स्पीड, या तो स्पीड बढ़ सकती है बाय अप्लाइंग कंपैरेटिवली स्मॉलर फोर्स एट अ कन्वीनियंट पॉइंट। हम लोग को कम फोर्स लगाकर ज्यादा स्पीड, ज्यादा रेजिस्टेंस ओवरकम कर सकते हैं। एंड डिजायर्ड डायरेक्शन, कोई भी डायरेक्शन में हम लोग फोर्स लगा सकते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के मशीन है। मशीन के 3 टाइप यहाँ पे दिए, सॉरी 2 टाइप ही है, लीवर एंड इंक्लाइन प्लेन। लीवर तो बोल रहे हैं निकल गया है, फिर भी स्कूल पे तो चलाया होगा, तो हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। मशीन 2 टाइप के हैं। एक होता है लीवर मतलब लोहे का रोड, ठीक है। और कुछ लीवर मतलब वो 2 व्हील 4 व्हील का लीवर की बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और इंक्लाइन प्लेन, ये धारदार चीजों के लिए है। लीवर 2 टाइप के हैं। इसमें 2 टाइप आते हैं लीवर की। एक तो है पुली और एक्सेल। एक्सेल तो पता है जिनके अराउंड व्हील घूमता है, और ये पूरी, ठीक है। इंक्लाइन प्लेन 2 है, वेज मतलब कुल्हाड़ी या चाकू, और स्क्रू। तो इस तरह से आपको अलग अलग मशीन के टाइप्स देखने को मिलेंगे। ऑल कॉम्प्लिकेटेड मशीन आर मेड फ्रॉम अबव मेंशन सिंपल मशीन। जितने भी मशीन है कॉम्प्लिकेटेड में, कॉम्प्लिकेटेड मशीन है वो ये ऊपर, मतलब ये यहाँ पे लिखे हुए 2,
मशीनों से ही बनते हैं, चाहे जितना भी कॉम्प्लिकेटेड मशीन हो। फंक्शन ऑफ मशीन, मशीन के कुछ फंक्शन है। मशीन कैन मल्टीप्लाई फोर्स सच एज ए पुली सिस्टम, लीवर सिस्टम। ये हमारा फोर्स मल्टीप्लाई कर सकता है, मतलब हम लोगों ने 1 न्यूटन फोर्स लगाया, वहां पे 5 न्यूटन फोर्स लगेगा। ठीक है, आपने सीजर्स देखी होगी, या तो बहुत बड़ा लोहे का सरिया ले लो और आपसे उठने ना हिलने ना वाला पत्थर, अगर उसको आप उस लीवर से हटाओगे, मतलब उस लीवर से आप उसको कोशिश करोगे, तो बड़ा सा बड़ा पत्थर भी आप हिला सकते हो ड्यू टू द हेल्प ऑफ मशीन। तो मशीन क्या कर सकता है, फोर्स मल्टीप्लाई कर सकता है, मतलब आप जितना फोर्स लगाओ उसको उसका बहुत गुना आपको फोर्स मिलेगा। तो लीवर है, सॉरी मशीन है, वो फोर्स मल्टीप्लाई कर सकता है। दूसरा, मशीन कैन इंक्रीज द स्पीड, स्पीड बढ़ा सकता है। यहाँ से राजकोट चल के जाना और 4 व्हील में जाना, जमीन आसमान का डिफरेंस है। सच एज इन लीवर, व्हील एंड एक्सेल। तो मशीन फोर्स को मल्टीप्लाई कर सकता है, मशीन स्पीड बढ़ा सकता है। तीसरा, मशीन कैन चेंज द डायरेक्शन। अगर आप कुएं में से आपको पानी खींचना है तो ऐसे ऐसे खींचना पड़ेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में। अगर बीच में पुली लगा दो तो आपको कन्वीनियंटली फोर्स लगाना पड़ेगा, तो आप फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हो और नीचे की डायरेक्शन में, और अपना पानी का भरा हुआ बकेट ऊपर आता है, ठीक है, ड्यू टू द मशीन। तो चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट और अप्लाइड फोर्स सच इन अ सिंगल पुली और अ लीवर। तो 3 काम कर सकता है मशीन। मशीन के 3 फंक्शन हम लोगों ने देखा। एक तो मल्टीप्लाई क्या कर रहा है, फोर्स, फोर्स मल्टीप्लाई कर रहा है, ये मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया। दूसरा, स्पीड इंक्रीज कर रहा है, और तीसरा डायरेक्शन चेंज कर रहा है। तो ये इनके 3 फंक्शन, बहुत सारे हैं मशीन के, तो 3 तो मेन है। मेन फंक्शन क्या है, अप्लाई मल्टीप्लाइंग फोर्स, फोर्स को मल्टीप्लाई कर रहा है। तो मैंने बोला इतना बड़ा सा पत्थर है, आपसे हिल भी नहीं रहा है, उसको एक बड़ा सा रोड ले लो, मतलब लीवर ले लो, और उसको ऐसे आप हिलाने की कोशिश करो, पूरा पत्थर हिल जाएगा और उस साइड चला जाएगा। सो फोर्स मल्टीप्लाई हो गया। स्पीड मैंने बोला स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, आप चल के जाओ और 4 व्हील लेके जाओ राजकोट या कहीं पे, तो आपको पता चल जाएगा स्पीड बढ़ गई है। चल के जाने में 5 से 10 घंटे जो भी हैं लगते हैं, ये तो विदाउट उतना वक्त स्पीड आप फटाफट पहुंच जाएंगे। डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, पानी की बकेट आपको खींचनी है कुएं में से, तो शायद ऐसे ऐसे खींचने में आप भी अंदर चले ना जाओ, ये डर लगता है कुएं में गिर ना जाए, तो पुली लगा दो, तो आपको फोर्स इस तरह से लगाना पड़ेगा, तो पानी इस तरह से बाहर आए। जनरल कुछ टर्मिनोलॉजी यहाँ पे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वो यहाँ पे दी गई है। मशीन डज नॉट वर्क बाय इटसेल्फ, इट वर्क ओनली व्हेन सम एनर्जी इज सप्लाइड टू। मशीन कोई लिविंग थिंग्स तो है नहीं कि अपने आप काम करेगा, इसलिए मशीन को इनपुट चाहिए ही चाहिए, ठीक है, या तो अप्लाइड करना ही पड़ेगा एनर्जी, एनर्जी स्पेंड करनी पड़ेगी। द एनर्जी सप्लाइड इज कन्वर्टेड इनटू यूजफुल वर्क। जो भी आप मशीन में एनर्जी सप्लाई कर रहे हो वो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करता जाएगा। तो सबसे पहला है इनपुट। तो इनपुट मतलब होता क्या है, व्हाटएवर एनर्जी स्पेंड या तो एफर्ट, आप जो भी एफर्ट लगा रहे हो वो, वर्क डन ऑन द मशीन, मशीन पे जो वर्क हो रहा है, मतलब आप एनर्जी जो लगा रहे हो वो। फॉर एनर्जी सप्लाइड टू द मशीन इट इज कॉल्ड इनपुट। जो भी एनर्जी सप्लाइड कर रहे हैं हम लोग, एनर्जी स्पेंड या तो एनर्जी सप्लाइड या तो वर्क डन ऑन द मशीन इज कॉल्ड इनपुट। इफ एन एफर्ट ई कॉज अ डिस्प्लेसमेंट डी इन इट्स ओन डायरेक्शन, देन इनपुट क्या हो जाएगा, इनपुट आपने एफर्ट ई लगाया और उसका डिस्प्लेसमेंट डी हुआ, तो ये आपका इनपुट हो गया, ठीक है, ये इनपुट डी। इनपुट मतलब एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट। नाउ इनपुट के बाद जो मशीन वर्क करेगा दैट इज द आउटपुट। सेकेंड आ जाएगा आउटपुट, वर्क डन बाय मशीन।
ये दो हो सकते हैं, एक तो एक्चुअल आउटपुट एंड दूसरा यूजफुल आउटपुट। तो एक तो देखो मशीन, आप हम लोग वो रोड वाला ही समझेंगे, अब कॉम्प्लेक्स मशीन हम लोग लेंगे नहीं। आप बहुत रोड है, लोहे का सलिया है, तो उसका भी वजन होगा ना, तो उसका वजन भी नीचे लाना पड़ेगा। देखो ऐसा बैलेंस है ना, फॉर एग्जांपल ये एक लोहे का रोड है, लीवर जिनको हम लोग बोलेंगे, यहाँ पे पत्थर है, पत्थर के सहारे आपने इसको रखा और यहाँ से बहुत बड़ा पत्थर है, आप यहाँ पे एफर्ट लगा रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में। तो अभी तो आप टच नहीं करोगे तो ऐसा ही पड़ा था, ऐसे ही पड़ा रहता है ना, देखा होगा आपने। अब आप इसको फोर्स लगाओ इस डायरेक्शन में, एफर्ट लगा रहे हैं, तो पहले तो ये वजन जो है, इतना वजन जो है इसका, लोहे के सलिए का, उसका भी आपको एक्स्ट्रा एफर्ट का लगाना पड़ेगा। लीवर એટલે लीवर मतलब एक लोहे का रोड, ये वाला जो रोड है जिनसे हम लोग ऐसा ऐसा खींच, पुराने जमाने में ये इस्तेमाल होता था हटाने के लिए। अभी जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे, जो अभी जो मशीन है, जेसीबी है या फिर जो भी आप बुलडोजर बोलो, उन सब में इसी का इस्तेमाल होता है, लेकिन स्मॉल स्मॉल पार्ट में इस्तेमाल होता है, इसलिए पता नहीं चलता, अंदर इस्तेमाल हो जाता है। तो कोई भी मशीन है उसमें दो तरीके के मशीन होते हैं, लीवर और इंक्लाइन प्लेन, दोनों से ही काम होता है। आप बोलेंगे बड़ा सा इंजन बनाया है, लेकिन इंजन को चलाने के लिए ऐसे बहुत सारे रोड्स होंगे, लोहे का या तो कोई मेटल्स के रोड होते हैं, उसको हम लोग लीवर कहते हैं, ठीक है। एक्चुअल आउटपुट, द टोटल वर्क डन कितना किया है, उसको मैं एक्चुअल आउटपुट कहूंगा। तो टोटल वर्क डन में क्या आ जाएगा सर? हाँ, ये इनपुट में एफर्ट और डिस्प्लेसमेंट है। एफर्ट तो हम समझ गए कि फोर्स लगाते हैं वो। अब ये डिस्प्लेसमेंट इन द सेंस क्या होता है? कितना काम करेगा। अब आपने यहाँ पे एफर्ट लगाया है, इसका कोई डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हुआ इस चीज का, तो हम लोग बोलते हैं ना वर्क। मतलब किसका डिस्प्लेसमेंट? जहाँ पे जिस एंड पे आपने एफर्ट लगाए उस रोड का डिस्प्लेसमेंट या पत्थर का डिस्प्लेसमेंट? एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट, उसके बाद तो आएगा ना, वो तो आउटपुट की बात कर रहे हैं ना हम लोग। तो ये तो एफर्ट इनपुट हो गया, इनपुट का तो अलग चीज है। इनपुट में क्या किया हम लोगों ने, ये इनपुट में इसका डिस्टेंस आएगा हमने जो लगाया, आउटपुट में इनका डिस्टेंस आएगा और इनका कितना वजन उसका, मतलब कितना वजन बराबर, रेडी। ठीक है, ओके ओके ओके। अभी हम लोग तो टोटल वर्क डन क्या करेगा, ये इतना तो वजन रोड का उठाया प्लस ये उठाया एक्चुअल इसका लोड, तो टोटल वजन आ जाएगा। टोटल वर्क डन कितना किया उसको हम लोग एक्चुअल आउटपुट कहेंगे। अब यूजफुल क्या है, ये तो अपने आप ये तो उठाना ही था, ये हमारा कुछ काम का नहीं है, हमारा काम का क्या है, ये पत्थर का वजन उठाना, तो वो आ जाएगा यूजफुल वर्क आउटपुट में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्चुअल आउटपुट क्या होगा, L इंटू डी। L मतलब टोटल लोड, इसका भी वजन और इसका भी वजन, टोटल लोड आ जाता है, प्लस सॉरी इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये आ जाएगा एक्चुअल आउटपुट। यूजफुल आउटपुट क्या आ जाएगा, इसका वजन L है फॉर एग्जांपल L, इनटू इसका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा D, तो वो हो जाएगा यूजफुल आउटपुट, क्योंकि हमको इसको उठाना था, लेकिन इसका वजन इसका भी होगा ना लोहे के सरिये का यहाँ से, तो वो भी यहाँ पे हम लोग काउंट करेंगे, तो उसको हम लोग टोटल वर्क डन बोलेंगे, वो एक्चुअल आउटपुट है। यूजफुल आउटपुट मतलब हमारे काम का क्या है, पत्थर का वजन इंटू उसका डिस्प्लेसमेंट, दैट इज द लोड, L इंटू डी। सेकेंड पेज, एक एग्जांपल यहाँ पे दिया है, फॉर एग्जांपल बोला है, इफ अ मशीन इज एबल टू लिफ्ट
लोड ऑफ 40 न्यूटन, मशीन ने 40 न्यूटन लोड उठाया, तो लोड है 40 न्यूटन, ठीक है। और फिर बोला है पार्ट, उसके जो पार्ट है, मशीन के पार्ट है, उनका 10 न्यूटन वजन है, ठीक है। तो एक्चुअल आउटपुट क्या हो जाएगा, तो ये दोनों को मिला देंगे तो ये कैपिटल एल हो जाता है, ये 50 हो जाएगा। तो एक्चुअल क्या है 50 इंटू 1 मीटर उनको उठाया है, तो 50 इंटू 1 मीटर, तो 50 आ जाएगा आंसर 50 जूल। और इस पत्थर का वजन 40 किलो है, उसका लोड क्या है 40 न्यूटन, तो इसका क्या देगा 40 40 इंटू 1 तो 40 जूल। तो एक्चुअल वर्क क्या है किया है, कितना किया है 50 जूल, और यूजफुल कितना है 40 जूल। तो 10 जो न्यूटन था वो इस अपने पार्ट का भी वजन था, ठीक है। जो मशीन काम कर रहा है उनका पार्ट का भी वजन था, उसका खुद का भी वजन था। यहाँ पे एग्जांपल दिया है, हम लोग बहुत बार न्यूमेरिकल्स में सिर्फ आउटपुट बोलेंगे, तो आउटपुट मतलब हमको यूजफुल आउटपुट ही सोचना है, एक्चुअल आउटपुट हम लोग नहीं मानेंगे। ना प्रिंसिपल ऑफ मशीन, मशीन का प्रिंसिपल क्या है, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, जितना आप इनपुट दोगे उतना मशीन आउटपुट देगा। So principle, according to the laws of conservation, energy in the system cannot be created nor cannot destroy. आप जानते हो law of conservation of energy. Energy neither be created nor be destroyed. It can be changed from one form to other form. So the law implies that the work done on the machine will be equal to or more than the work done by the machine. So input is equal to output. जितना आप काम करोगे, मतलब जितना इनपुट दोगे उतना आउटपुट मिलेगा। कभी भी इनपुट से ज्यादा आउटपुट नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि ये एक्स्ट्रा जो वर्क अपने मशीन का वेट, उसका फ्रिक्शन, ये सब कुछ आ जाएगा, इसलिए हमेशा इनपुट इज ऑलवेज ग्रेटर देन आउटपुट, ठीक है। इट्स पार्ट्स है, सॉरी यहाँ पे देखो दे दिया, इट फर्दर इंप्लाइज दैट नो मशीन विल बी एबल टू डू मोर वर्क देन वर्क डन ऑन इट। जितना इनपुट होता है उससे ज्यादा मशीन वर्क नहीं कर सकता। क्यों? इफ द मशीन इज परफेक्ट तब कर सकता है जब उनके पार्ट्स में कोई वेट नहीं है, नो वेट नो फ्रिक्शन, तब जाके वो जितना इनपुट करोगे उतना ही आउटपुट देगा। दस फॉर अ परफेक्ट मशीन, परफेक्ट मतलब एग्जैक्टली जीरो वेट है और जीरो फ्रिक्शन है, ऐसे मशीन को परफेक्ट कह सकते हैं। वर्क डन ऑन द मशीन इज इक्वल टू वर्क डन बाय द मशीन, दैट इज इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। दिस इज कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ मशीन। मशीन का प्रिंसिपल ये है, इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट। आइडियल मशीन या तो परफेक्ट मशीन, अ मशीन whose parts are weightless, इनके पार्ट्स वेटलेस होंगे, फ्रिक्शनलेस होंगे, such that whatever is energy spent, जो भी एनर्जी स्पेंड कर रहे हैं सारी की सारी आउटपुट दे रहा है। सेम इज द एनर्जी प्रोड्यूस बाय इट, इट इज कॉल्ड एन आइडियल मशीन। तो ऐसी दुनिया में आइडियल मशीन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जितना इनपुट करोगे उतना आउटपुट नहीं मिलेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ पार्ट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड इन द पार्ट्स, मूवमेंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द मशीन, और फ्रिक्शन ओवरकम करने के लिए कुछ ना कुछ तो वेस्ट हो ही जाएगा। It is not possible to have an ideal machine because there cannot be a machine whose parts are weightless or frictionless. तो ऐसे मशीन नहीं है जिनके पार्ट्स वेटलेस हो या फ्रिक्शनलेस हो। फ्रिक्शन तो होगा ही होगा। However, if we take the view that energy spent by the machine in overcoming resistance is a way useful, then any machine can be called a perfect machine or ideal machine. हाँ, हो सकता है जो भी एनर्जी वेस्ट कर रहा है उसका भी अगर हम लोग इस्तेमाल करें तो हम लोग उनको बोलते हैं आइडियल मशीन। फॉर एग्जांपल, एक मशीन काम करता है, वो काम कर रहा है तो उसकी वजह से वो गर्म हो रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मशीन चल रहा है तो वो फ्रिक्शन की वजह से गर्मी प्रोड्यूस होगी, मशीन गर्म हो जाएगा। उस मशीन की गर्मी से पानी भी गर्म हो रहा है और वो मशीन अपना काम भी कर रहा है, तो जो वेस्ट हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ हीट, वो भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं पानी गर्म करने के लिए, और वो खुद भी काम कर रहा है। तो फ्रिक्शन की वजह से जो हीट प्रोड्यूस हो रही है
वेस्ट डेसिकेटेड हीट है उसका भी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे केसेस में हम लोग आइडियल मशीन कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कोई एग्जांपल है नहीं, प्रैक्टिकली कोई ऐसा एग्जांपल नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने बता दिया, वो वही सेम टू सेम आएगा। मैकेनिकल एडवांटेज, नेक्स्ट जो कुछ टर्मिनोलॉजी है ना अभी आप समझ लो, अभी बाद में जो आएगा तो मैकेनिकल एडवांटेज सीधा बोला जाएगा, वहां पे ये एक्सप्लेन नहीं होगा, इसलिए ठीक से इनको समझ लेते हैं पहले कि मैकेनिकल एडवांटेज एक्चुअल में होता क्या है। मैकेनिकल एडवांटेज लिटरली मींस एडवांटेज गिवन बाय मशीन, मशीन की वजह से फायदा कितना हुआ, दैट इज द एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज इन टर्म्स ऑफ एफर्ट अप्लाइड एंड लोड लिफ्टेड, हमने कितना एफर्ट लगाया और कितना लोड मशीन ने उठाया, उनसे कितना हमको फायदा हुआ, एडवांटेज हुआ, दैट इज द मैकेनिकल एडवांटेज, ठीक है। If a machine is lift a comparatively large load compared to effort applied, then it has a positive mechanical advantage. जितना हम लोगों ने फोर्स अप्लाई किया उससे ज्यादा वजन उठा रहा है तो हम लोग पॉजिटिव मैकेनिकल एडवांटेज कहेंगे। ऑलरेडी पॉइंटेड आउट, लोड मूव्ड बाय मशीन कैन बी पार्शियली बी यूजफुल लोड and can partially be due to the movable parts of the machine and friction. आगे मैंने भी बता दिया है कि जो मशीन लोड या तो कोई वजन उठा रहा है उसमें वो वजन तो उठा ही रहा है लेकिन अपने पार्ट्स को भी वजन उठा रहा है और फ्रिक्शन भी ओवरकम हो रहा है, यहाँ तो फ्रिक्शन होगा ना जहाँ पे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यस, मैकेनिकल एडवांटेज का एग्जांपल दो ना। मैकेनिकल एडवांटेज, प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज का वो ले सकते हैं। गाड़ी का दो सर, गाड़ी का। हाँ, वो जो कार जैक को वो ऊंचा कर रहा है, 1 मिनट, वो फोर बेरिंग का आपने देखा होगा, बड़े से ट्रक के नीचे वो रखते हैं ना, क्या रखते हैं वो, फिर उसको घुमाते हैं तो पूरे ट्रक कार जैक उठा सकता है ना, उसको क्या बोलते हैं आपने ने गुजराती में, वो पंचर हो गया टायर फॉर एग्जांपल 4 व्हील का, तो उसके नीचे रखते हैं फिर उसको कार जैक, हाँ जैक, यस, तो वो आ जाता है मैकेनिकल एडवांटेज। आप कितना भी ताकत लगाओगे तो कार ऊंची नहीं कर पाओगे। अब वही मशीन है, उसकी हेल्प से आप बहुत कम एफर्ट लगा रहे हो और वो इतना वजन उठा रहा है, तो वहां पे मैकेनिकल एडवांटेज है, ठीक है। जितना अप्लाइड फोर्स उससे कहीं गुना ज्यादा लोड उठा रहा है। देयर में तो हम लोग जितना एफर्ट लगाएंगे उसमें भी, मशीन में भी जितना एफर्ट लगाते हैं तो थोड़ा बहुत एफर्ट उसके पार्ट्स को मूव करने में उसका भी वजन होगा, उसको उठाने में भी जाएगा और उसका फ्रिक्शन ओवरकम करने में भी थोड़ी बहुत हमारी एफर्ट है वो वेस्ट हो जाएगी। आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज, आइडियल मतलब एकदम परफेक्ट, जितना हम लोग फोर्स इनपुट कर रहे हैं उतना ही आउटपुट, उसको आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज कहूंगा। मतलब द रेशियो बिटवीन टोटल लोड मूव टू द एफर्ट अप्लाइड इज कॉल्ड आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज। आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज इज द रेशियो ऑफ टोटल लोड, मतलब कैपिटल L एंड एफर्ट अप्लाइड दैट इज कैपिटल E, ये आ जाएगा आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज। टोटल लोड मींस यूजफुल लोड एंड द लोड ड्यू टू द फ्रिक्शन ऑफ मूवेबल पार्ट्स। तो खुद ये कैपिटल L मतलब कार का भी वजन और उसका मशीन के जो भी पार्ट्स है, मतलब जो जैक है उनका भी वजन वो उठाएगा ना वो रोड, तो ये दोनों कंप्राइज करेगा टोटल लोड एंड टोटल एफर्ट तो आपको पता है। तो L, कैपिटल L इज इक्वल टू L प्लस X, तो ये तो कार का वजन है और ये जैक का खुद का वजन होगा ना उसके पार्ट्स का, तो ये दोनों जो अगर है तो वो कैपिटल L आने आ जाएगा, ठीक है। एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज, एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज मतलब L अपॉन E, ठीक है, दैट इज द रेशियो बिटवीन यूजफुल लोड मूव्ड एंड द एफर्ट अप्लाइड। तो ये आ जाएगा
एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज और ये है आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज। इंपॉर्टेंट नोट यहाँ पे दिया है कुछ, while using general terms actual mechanical advantage generally referred to as a mechanical advantage। हम लोग आइडियल को कभी नहीं कंसीडर करेंगे क्योंकि हम लोग हमेशा बोलेंगे मैकेनिकल एडवांटेज, तो यही हम लोग जिसको हम लोग जनरली मैकेनिकल एडवांटेज बोलते हैं एक्चुअल, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज इज मेंशन, इट मींस ओनली द एक्चुअल मैकेनिकल एडवांटेज एंड नॉट द आइडियल मैकेनिकल एडवांटेज। तो बहुत बार ऐसा बोल दिया होगा मैकेनिकल एडवांटेज, तो हमको क्या सोचना है, it is actual mechanical advantage, not ideal। Velocity ratio, velocity ratio is the ratio of velocity at which effort is applied on the machine to velocity at which load is moved। कितना एफर्ट अप्लाइड होता है, कितनी स्पीड से एफर्ट अप्लाइड हो रहा है और कितनी स्पीड से लोड मूव हो रहा है, उस दोनों का वेलोसिटी। तो हम लोग तो बहुत तेजी से जैक में वर्क कर रहे हैं लेकिन वो कार धीरे धीरे ऊपर होगी, तो वेलोसिटी रेशियो इज द रेशियो बिटवीन वेलोसिटी ऑफ द एफर्ट एंड वेलोसिटी ऑफ द वर्क लोड, या तो कितना तेजी से काम हो रहा है। तो फॉर एग्जांपल वेलोसिटी ऑफ रेशियो कितना है, सॉरी वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, कितने वक्त में कितना डिस्टेंस, ये कैपिटल डी है वो डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट की बात करें। मैंने अभी बोला था ना ये वाला यहाँ पे, तो ये यहाँ पे एफर्ट था और ये डिस्टेंस, तो इसको डी कहूंगा। यहाँ पे लोड है वो यहाँ तक मूव होगा, दैट इज द स्मॉल डी। दिस डिस्प्लेसमेंट इज एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट, ये डिस्प्लेसमेंट है वो लोड का डिस्प्लेसमेंट है। तो वेलोसिटी ऑफ एफर्ट क्या हो जाएगा, यस हमको मैकेनिकल एडवांटेज फाइंड करने को कहे तो मतलब कि ये एल कैपिटल एल अपन ई वाला फॉर्मूला दे दे। सुनो प्रैक्टिकली जब हम लोग उनको न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा। आप गलत मतलब खुद से क्वेश्चन मत बनाओ कि ये फाइंड करने के लिए बोलेंगे, ये फाइंड करने के लिए बोलेंगे, नहीं ऐसा नहीं आएगा। आपको क्वेश्चन जब आएगा हम लोग न्यूमेरिकल्स करेंगे तब आप मुझे बोलना, उसके बाद मुझे बोलना सर अब नहीं समझ में आया, क्योंकि खुद से क्वेश्चन क्रिएट करोगे ना तो उसमें नहीं पता चलेगा, अभी तो आधा हुआ है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ये सारी चीजें मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो डोंट वरी कि ये नहीं समझ में आया, ये नहीं समझ, हम लोग बोर्ड के क्वेश्चन करेंगे उसके जैसे ही क्वेश्चन आएंगे, बाहर से कहीं नहीं आएंगे, ठीक है। तो पहले थोड़ा सा कंसेप्ट समझ लो, अभी चल रहा है, ठीक है, मैं क्लियर करूंगा सब, ठीक है। यस ओके, चल तो ये वेलोसिटी ऑफ एफर्ट है, कितनी तेजी से ये नीचे आया, दैट इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब वेलोसिटी ऑफ हम लोग क्या कहेंगे, दूसरा क्या है, लोड, ये कितनी तेजी से ऊपर गया, दैट इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस कवर्ड बाय टाइम। अब हमको पता है वेलोसिटी रेशियो इज द वेलोसिटी ऑफ एफर्ट, दैट इज d upon t अपॉन वेलोसिटी ऑफ लोड, दैट इज d upon t। ये तो दोनों t कैंसिल हो जाता है तो d upon t आ ही जाता है, d upon t सॉरी। तो वेलोसिटी रेशियो जब भी आपको पूछे vr is equal to capital D upon small d, that is the displacement of effort, ratio of displacement of effort and ratio of displacement of load is known as velocity ratio। दोनों का रेशियो लेना है, एफर्ट का डिस्प्लेसमेंट टू लोड का डिस्प्लेसमेंट, तब हम लोग इनको वेलोसिटी रेशियो कहेंगे। इनके बहुत सारे एग्जांपल्स हम लोग जब सॉल्व करेंगे एक्चुअल में तो आपको बहुत इजीली समझ में आएगा कि ये सारी चीजें क्या होता है। अभी आप थोड़ा कंफ्यूज मत हो, ठीक है। Velocity ratio is also defined as the ratio of displacement of effort to the displacement of load in the same interval of time। एक सेकेंड में ये यहां से यहां आया, आप सोचो, और एक सेकेंड में वही डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ है, तो उस दोनों का रेशियो अगर हम लोग लेंगे, फॉर एग्जांपल ये वाला आपने 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट किया, ये 0.5 मीटर है, तो 1/0.5 मीटर, 1 मीटर बाय 0.5 मीटर, तो ये कितना आ जाएगा
ये यहां से जाएगा, पॉइंट निकल गए, तो आपका वेलोसिटी रेशियो क्या आ जाएगा 2। ठीक है, इतना नहीं होता लेकिन एग्जांपल के तौर पे मैंने बताया। वेलोसिटी रेशियो फॉर अ पर्टिकुलर मशीन इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। हर मशीन के लिए वेलोसिटी रेशियो एक कांस्टेंट क्वांटिटी है, कभी बदलेगा नहीं। डज नॉट चेंज एज लॉन्ग एज द डायमेंशन ऑफ द मशीन इज नॉट चेंज। कब तक ये चेंज नहीं होगा? ये हर बार आप 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट करोगे तो हर बार ये 0.5 मीटर डिस्प्लेसमेंट करेगा। कब तक? जब तक आप इसको चेंज ना करो। अब आपने इसको बीच में ही लगा दिया है तो क्या होगा? 1 मीटर यहाँ पे आएगा तो 1 मीटर ये ऊपर आएगा। देखो यहाँ, जब तक मैंने डायमेंशन चेंज नहीं किया, मतलब इसका फॉर्म चेंज नहीं किया मशीन का, तब तक उसकी वेलोसिटी रेशियो कांस्टेंट रही। अब चेंज हो गई क्योंकि अब 1 मीटर के सामने 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट शो कर रहा है। ठीक है, अब ये कांस्टेंट रहेगा कब तक? जब तक मैं इसको कांस्टेंट रखूंगा, मशीन को चेंज नहीं करूंगा तब तक। चलो, एफिशिएंसी ऑफ मशीन, नेक्स्ट जो टॉपिक है, द आउटपुट ऑफ एन एक्चुअल मशीन इज ऑलवेज लेस देन इट्स इनपुट। जितना आउटपुट होगा वो हमेशा कम होगा। मैंने पहले ही बता दिया था आपको, आउटपुट इनपुट में हमेशा इनपुट इज ग्रेटर देन आउटपुट। तो यहाँ पे क्या लिखा? आउटपुट इज लेस देन इनपुट ऑन अकाउंट ऑफ द फॉलोइंग रीजन। कुछ लेकिन यस, अगर आउटपुट इनपुट से लेस होगा तो वो प्रिंसिपल ऑफ मशीन से मतलब अलग हो जाएगा ना, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ मशीन क्या है? इनपुट इक्वल्स टू आउटपुट। तो इधर आप कह रहे हो कि सुन, वो मैंने कब बताया था कि आइडियल मशीन के लिए हमेशा आइडियल मशीन है तो वर्क डन ऑन मशीन इज इक्वल टू वर्क डन बाय मशीन। आइडियल मशीन की बात कर। अब वेटलेस, हाँ बरोबर, फ्रिक्शनलेस और वेटलेस, बरोबर, रेडी उसके लिए समझ गया। अदरवाइज ऑलवेज इनपुट इज पर ग्रेटर। सर मैकेनिकल, हाँ बोलो सर पर प्रिंसिपल ऑफ हुआ तो हट जाएगा ना प्रिंसिपल ऑफ मशीन से। तो प्रिंसिपल ऑफ मशीन इज द इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, लेकिन आइडियल मशीन के लिए ये जितना इनपुट करोगे उतना आउटपुट देगा। कौन? आइडियल मशीन। पर सर मैकेनिकल एडवांटेज में ऐसा लिखा था कि छोटा मतलब कि कम इनपुट डालो तो ज्यादा आउटपुट। अब आप वो कंफ्यूज होंगे कि सर मैंने 5 न्यूटन फोर्स लगाए, पूरी कार ऊपर हो गई, तो उसमें मैं समझूंगा कि मैंने बहुत कम इनपुट लगाया, बहुत ज्यादा आउटपुट हुआ। वो आउटपुट की बात नहीं कर रहे हैं। मशीन खुद देखो, मैंने पहले यहाँ पे फंक्शन लिखे थे मशीन के कि वो मल्टीप्लाई कर सकता है, फिर क्या था, डायरेक्शन चेंज कर सकता है, फिर मैंने वेलोसिटी बता सकता है, स्पीड बढ़ा सकता है। तो वो तो एक्चुअल में आप कोई भी मशीन ले लो तो देखो, एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। मैं 1 लीटर पेट्रोल टंकी में डालूंगा और 2 व्हील का जो इंजन है उसको मैं किसी यहाँ पे ही रखूंगा, व्हील निकाल दूंगा, उसको मैं काउंट करूंगा कि ये कितनी देर कितनी स्पीड से चलेगा, तो उसके इंजन के रोटेशन को मैं काउंट करूंगा और डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा कि 1 लीटर में ये 100 किलोमीटर चला। कर सकते हैं सर? कर सकते हैं ना कि नहीं पता नहीं पता चलता है यहाँ। ये इनपुट आउटपुट और लोड एफर्ट में ही कंफ्यूजन हो रहा है। मैकेनिकल में भी ऊंधा है। आप है ना, अपना जो लॉजिक है ना वो गलत दिशा में लगा रहे हैं। मैं बोलना, हाँ बोलो। मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी ऑफ मशीन में क्या डिफरेंस है? अब मैकेनिकल एडवांटेज इज एक्चुअल में जो हमको एडवांटेज हो रहा है वो मशीन की वजह से हो रहा है, वो हम लोग मैकेनिकल एडवांटेज कंसीडर करेंगे। ठीक है, अगर मुझे 5 किलो वजन उठाना है तो मैं मशीन नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं खुद अपना वजन, देखो हमारा बॉडी भी मशीन है। आप कोई चीज ऐसी उठा रहे हो तो यहाँ पे देखो लीवर मैकेनिज्म ही आ रही है, मतलब आप जो सोच रहे हो वो अलग चीज है। तो मैं 5 किलो वजन उठा रहा, वो मुझे ज्यादा फोर्स लगाना पड़ा। अब मैं वही 5 किलो केज का वेट है उसको मैं सरिया रखता हूँ, यहाँ पे 5 केजी रखता हूँ। आप देखो ये 5 केजी वेट है, अब मुझे यहाँ से इसको यहाँ पे उठाना है विदाउट मशीन, तो मुझे 5 किलो का वेट लगाना ही पड़ेगा।
अब मैंने मशीन इस्तेमाल किया तो मुझे यहाँ पे जो एफर्ट लगाना पड़ा वो 1 kg वाला ही लगाना पड़ा। इसका मतलब ये मैकेनिकल एडवांटेज है कि मुझे 5 किलो उठाने के लिए मुझे 1 किलो ही वजन उठाना पड़ा। आया समझ में? ये मैकेनिकल एडवांटेज है। ये समझ में आया? और एफिशिएंसी? सुनो सुनो, ये समझ में आया ना इतना? मैकेनिकल बरोबर, ये हो गया। समझ में आया सबको? मतलब ये सिर्फ न्यूटन का काम है इसमें। सुनो, ये 5 किलो का वजन है, मुझे अपने आप उठाना है तो मुझे कितना फोर्स लगाना पड़ेगा? इक्वल टू द जितना फोर्स लगेगा 5 किलो उठाने में उतना। अब मैंने लीवर मशीन लिया, उस 5 किलो उठाने के लिए मैंने कितना फोर्स लगाया? 1 किलो वजन उठाने के लिए जितना फोर्स लगाना पड़ता है उतना ही मैंने फोर्स लगाया, तो ये 5 किलो वाला वजन उठ गया। दैट मीन्स यहाँ पे मुझे मैकेनिकल एडवांटेज मिला। समझ में आया ये? हाँ, मतलब कैसे हमको खुद से उठाने में जितना फोर्स चाहिए था उससे उसमें मशीन में थोड़ा कम हो गया। यस, तो वो मैकेनिकल एडवांटेज है। आया समझ में इतना? अब देखो, अब मैं एक बहुत पतला सा, अब आप याद ये चीज याद रखें कि हम लोग बात कर रहे हैं, अभी मैंने जो इनपुट और आउटपुट की बात कर रहे हैं। अब इतना तो मैकेनिकल एडवांटेज में समझ में आ गया। अब मैंने बहुत पतला सा सरिया लिया था, तो मुझे 1 kg ही जितना फोर्स लगाना पड़ा, तो 5 किलोग्राम फोर्स जितना उठ गया। अब मैं ये सरिया है वो बहुत हैवी ले रहा हूं। हैवी मतलब ये 10 किलो का ले रहा हूं, तो 5 किलो उठाने के लिए 10 किलो का वजन ले रहा हूं। अब इतना पार्ट उठाने के लिए ये कितना हो गया होगा? 2 किलो तो हो ही गया होगा, 2 kg तो हो ही गया होगा। इतना बहुत हैवी लिया है। अब मुझे फोर्स लगाना पड़ रहा है 2 kg। तो देखो, मशीन में ये मशीन अच्छा था कि उससे पहले वाला मशीन अच्छा था? उससे पहले वाला। तो वहां पे क्या था कि जो इनपुट था वो कम इनपुट था लेकिन वर्क उतना ही हुआ। यहाँ पे इनपुट ज्यादा हो गया लेकिन वर्क उतना ही हुआ। तो इनपुट आउटपुट हाँ, समझ में आ गया। आया समझ में? किसी को क्लिक हुआ? बरोबर। देखो देखो सर, मैं बोलता हूँ वो ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज में सिर्फ फोर्स की बात की है, और इनपुट आउटपुट में डिस्प्लेसमेंट भी इनटू किया गया है, यानी कि एफिशिएंसी में डिस्प्लेसमेंट का भी काम है। एग्जैक्टली। डिस्प्लेसमेंट का कैसे काम? अरे नहीं, देखो, ये इनपुट आउटपुट में क्या था? इनपुट इनटू डिस्प्लेसमेंट था। अभी एफिशिएंसी में इनपुट बाय आउटपुट है, और मैकेनिकल एडवांटेज में सिर्फ लोड बाय एफर्ट है, डिस्प्लेसमेंट है नहीं। और इनपुट आउटपुट में डिस्प्लेसमेंट भी जोड़े है, भेगा है। एग्जैक्टली, जो तू समझ गया वो। तो अब आप है ना क्या लगा रहे हो पता है कि मैं यहाँ पहले 1 kg